अगर हमारे जैसे लोग जब थाने जाते हैं, जब हम लोग भी थाने तब जाते हैं जब हमारे क्लाइंटों की हमारे उसकी सुनी नहीं जाती है, तब हम लोग मजबूरन थाने जाते हैं। तो जब वहाँ हम लोगों का ये हाल है, तो आम जनता अगर थाने जाती होगी तो उन लोगों से वो किस तरह से बात करते होंगे और क्या कहते होंगे, वो तो अब जनता ही बताएगी। थाने के अंदर जो आप लोगों ने अधिवक्ताओं को मारा है, सीपी साहब बैठे हुए थे, एसीपी रैंक के 2 बैठे हुए थे। इन लोगों के सामने सीसीटीवी फुटेज स्टार्ट की गई, जिसमें से 20 से 25 मिनट की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। कहेंगे कि जो न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होता होगा पुलिस थाने में। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। वही लखनऊ जो होली के दिन सुर्खियों का विषय बना हुआ था। सुर्खियों का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि वकीलों ने थाने का घेराव कर दिया था। थाने का घेराव इसलिए किया था क्योंकि कुछ सूचना ऐसी मिली कि कुछ वकीलों को पुलिस ने लॉकअप में बंद करके उनके साथ अमानवीय कृत्य किया, मारपीट की और तमाम चीजें की जो शायद वकील कैमरे पे बोलने से घबराएं या डरे। बातचीत था, क्या पूरा प्रकरण था, क्या मामला था सर? पूरा प्रकरण ये था कि अमित गुप्ता एक एडवोकेट है, उनका कुछ प्रकरण था। उसमें उन्होंने हमारे साथी अधिवक्ता सौरभ वर्मा को फोन किया था कि हमारी एफआईआर पंजीकृत नहीं की जा रही है विभूतिगंज थाने में, तो आप हमारी मदद करें। तो हमारे जो सौरभ वर्मा हैं वो वकीलों के नेता हैं। वो वहाँ पे वो और राहुल पांडे और दिवाकर तिवारी विभूतिगंज थाने जब पहुंचे तो उन पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पुलिस वाले पूरा नशे में रहते हैं, और नशे में रहने के बाद जो कुछ वर्दी में रहते हैं, कुछ बिना वर्दी के रहते हैं, और वर्दी में कुछ जो वर्दी पहने भी रहते हैं वो इस तरह के पहने रहते हैं, किसी का शर्ट बाहर, किसी की बेल्ट नीचे, मतलब इस तरह से कि मतलब एकदम वो धुत नशे में बैठे होते हैं। होली मना रहे थे नशे में। जी, तो वहाँ बैठे हुए थे। जब हम लोग, वो हमारे मित्र साथी अधिवक्ता सौरभ वर्मा और दिवाकर तिवारी और राहुल पांडे, जब वो लोग मौके पे पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तहरीर है, इस पे मुकदमा आप जांच आप करते रहिएगा, आप जो है तहरीर पे हमारा मुकदमा पंजीकृत कर दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। तो हमारे साथी इसी तरह इसी वर्ड्स में उन्होंने कहा जी, तो हमारे साथी अधिवक्ताओं ने ये कहा कि आप मुकदमा पंजीकृत करिए, वो तो जांच का विषय है, विवेचना का विषय है कि वो घटना सत्य है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा वकीलगिरी यहाँ ना दिखाओ। हम लोगों ने उन लोगों ने अपना परिचय भी दिया कि हम लोग एडवोकेट हैं, और तब भी उन लोगों ने कहा कि जैसे एडवोकेट का नाम सुने तो उनका पता नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है कि जैसे कोई अपना रेफरेंस चाहे अपना इंट्रोडक्शन एडवोकेट से कराता है तो उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, एकदम मतलब बीपी हाई हो जाता है। उन्होंने कहा अपनी एडवोकेसी यहाँ मत दिखाइए, जहाँ दिखाना हो वहाँ दिखाइए। तो उसी में हमारे साथी अधिवक्ताओं ने उसका विरोध किया, कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं। कहने कैसे ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग जाइए, नहीं तो अभी आप लोगों को हम लाल कर देंगे। तो इस पे उन लोगों से थोड़ा बातचीत स्टार्ट हो गई। बातचीत स्टार्ट होने के बाद हमारे साथी अधिवक्ता सौरभ वर्मा और राहुल पांडे को बंद करके उन लोगों ने मारा, और बहुत सारे ऐसे भी कृत्य किए हैं जो अमाननीय है, जो हम आपको कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत मारा। जब हमारे कुछ अधिवक्ता भाइयों को पता चला, जब वो लोग विभूतिगंज थाने पहुंचे और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी वहां मौके पे पहुंचे, जब वहां पे सब हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के, लखनऊ बार एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी भी वहां मौके पे पहुंचे। जब वहां ये कहा गया उनके उच्च अधिकारियों से कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जो प्रकरण हुआ है थाने के अंदर, जो आप लोगों ने अधिवक्ताओं को मारा है, तो उनके उच्च अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं। तो हमारे पदाधिकारियों, माननीय पदाधिकारियों ने ये कहा, सम्मानित पदाधिकारियों ने, कि अगर हमारे एडवोकेट की, अगर हमारे अधिवक्ता की कोई गलती होगी तो आप उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दीजिएगा। तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज स्टार्ट की, जहाँ पे उच्च अधिकारी भी बैठे हुए थे, डीसीपी साहब बैठे हुए थे, एसीपी रैंक के 2 बैठे हुए थे। इन लोगों के सामने सीसीटीवी फुटेज स्टार्ट की गई, जिसमें से 20 से 25 मिनट की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी, जिसमें उन लोगों ने, पुलिस वाले ने जो कृत्य अधिवक्ताओं के साथ किया था वो चीजें सब डिलीट हो चुकी थी। जब ये डिलीट हो चुकी थी तो उस पे जो है अधिवक्ता गढ़, वहाँ काफी भीड़ बढ़ गई थी, तो वहां पे गुस्सा गए। गुस्साने के बाद कहा गया कि आप हमारा दोषी पुलिस वालों के ऊपर हमारे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। तो उन लोगों ने पहले बहुत आनाकानी की, कहा नहीं दर्ज होगी। जब फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से कहा गया ठीक है, हम 323 में एक मुकदमा आपका दर्ज कर लेते हैं, आईपीसी 323 में। तो इस पे अधिवक्तागण तैयार नहीं हुए, कहे कि जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने कृत्य किया है उस कृत्य के तहत हमारी तहरीर है, उस तहरीर पे आप मुकदमा दर्ज करें। बार बार उनके उच्च अधिकारी प्रेशर बना रहे थे कि आप लोग तहरीर चेंज करिए।
तो अधिवक्तागण और सम्मानित पदाधिकारी बार के उन लोगों ने कहा जो हमारी तहरीर है उस तहरीर पे आप मुकदमा दर्ज करिए। तो उसके बाद उन लोगों ने आनाकानी करना स्टार्ट कर दिया। उच्च अधिकारी जब वहां पे अधिवक्तागण धरने पे बैठे तब उनके उच्च अधिकारियों ने मुकदमा पंजीकृत किया पुलिस वालों के खिलाफ, जिसमें 9 पुलिस नामजद है और 15 से 20 पुलिस वाले अज्ञात हैं। उसमें नामजद आप भी हैं, आप पे किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? हमारे ऊपर हमें तो ये लगता है कि बीएनएस का कोई ऐसा सेक्शन नहीं बचा है जो उन लोगों ने हमारे ऊपर नहीं लगाया है। उन्होंने सब सेक्शन बीएनएस का उठा के मेरे ऊपर लगा दिया है। क्या पुलिस प्रशासन ने वहां आपको भी कोई धमकी वगैरह दी है? पुलिस प्रशासन ने वहां पे कोई धमकी नहीं थी, वो तो धमकाते तो रहते ही हैं, मगर मौके वारदात पे जब वहां राहुल पांडे और सौरभ वर्मा थे उन लोगों को धमकी दी, उन लोगों के साथ धमकी की, उन लोगों को मारा पीटा। उसके बाद जब अधिवक्तागण वहां हो गए थे तो उनके उच्च अधिकारियों से बात हो रही थी, उन लोगों से बात नहीं हो रही थी। अच्छा, अमित गुप्ता का जो मामला आपने बताया कि वो एफआईआर कराने गए थे, उस मामले में क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव आया है कि आप लोग उनका साथ ना दें, तमाम चीजें ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कोई पुलिस प्रशासन का कोई हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं आया है, कोई ऐसा दबाव नहीं आया, क्योंकि वो हमारे साथी अधिवक्ता है और किसी का दबाव भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका, जब वकीलों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस की ज्यादती और जुल्म लगातार इनके ऊपर भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। पहले तो ये नेताओं और तमाम आम जनमानस के ऊपर तक ही सीमित था, तो आप क्या देखते हैं, क्या कहते हैं इस चीज को? इस पे जब ये कहेंगे कि जो न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता है जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होता होगा पुलिस थाने में। अगर हमारे जैसे लोग जब थाने जाते हैं, जब हम लोग भी थाने तब जाते हैं जब हमारे क्लाइंटों की हमारे उसकी सुनी नहीं जाती है, तब हम लोग मजबूरन थाने जाते हैं। तो जब वहाँ हम लोगों का ये हाल है तो आम जनता अगर थाने जाती होगी तो उन लोगों से वो किस तरह से बात करते होंगे और क्या कहते होंगे वो तो अब जनता ही बताएगी। अच्छा, जो तमाम खबरें चलती रहती थी लगातार सोशल मीडिया में, अखबारों में, जो हम देखते थे कि पुलिस इनका उत्पीड़न कर रही है, इनके साथ ज्यादती कर रही है, वसूली कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, क्या अब आप लोगों के साथ जब ये मामला हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस के खिलाफ जो खबरें छपती थी वो कहीं ना कहीं सही होती थी? वो 100% पुलिस के खिलाफ जो खबरें छपती है वो सत्य है। जब हम ये जानते हैं कि जब हम अधिवक्ता होके सुरक्षित नहीं है थाने में, कोई हमारा पर्सनल मामला भी नहीं था कि हमारा कोई मैटर था, अगर हमारा कोई क्लाइंट है उसकी कुछ सुनी नहीं जा रही है थाने पे, तभी हम लोग थाने पहुंचते हैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने की सर इसको देख लीजिए, इसको कर दीजिए। उसके बाद में जो है पुलिस वालों की तरफ से अवमाननिक व्यवहार किया जाता है। उनको जैसे ही हम लोग बताते हैं कि एडवोकेट है, वो कहो कुर्सी अगर लगी है तो कुर्सी हटा देते हैं, इस तरह का वो कृत्य करते हैं अधिवक्ताओं के साथ। उनके उच्च अधिकारियों से कितनी बार शिकायत की गई, मगर उनके भी उच्च अधिकारी अपने महकमे की फेवर लेंगे, उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या अमित गुप्ता जो एफआईआर लिखाने गए थे वो एफआईआर अब तक लिखी गई है या नहीं? वो एफआईआर तो पता नहीं लिखी गई है कि नहीं, जो अधिवक्ताओं के साथ जो घटना हुई है उसकी एफआईआर लॉन्च हुई है विभूतिगंज थाने में। उसी एफआईआर के बाद जब अधिवक्तागण एफआईआर लेके लौटे उसके दूसरे दिन पुलिस ने 3 एफआईआर अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी दर्ज कर ली। अच्छा, अभी अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या? अब हम लोगों का अगला यही कदम है जो हमारी बार कहेगी, और हम लोग अधिवक्ता हैं, कानून के अंतर्गत रहते हुए कोई भी स्टेप उठाएंगे, कोई भी कदम उठाएंगे, और जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं वो जो कहेंगे उसी उन्हीं के कहने के अनुसार हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट थे जिनसे बातचीत हुई उस प्रकरण पे जो अभी हालिया दिनों में होली के दिन हुआ था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आप खबरों के माध्यम से जब देखेंगे पुलिस का जो उत्पीड़न है वो लगातार आम जनमानस के साथ साथ अब वकीलों पे भी बढ़ना कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। उनकी ज्यादती दिन प्रतिदिन दिखने लगी है। क्योंकि होली के दिन ठीक है, अच्छी बात है, त्योहार है, लेकिन उस दिन नशे में बुत हो करके और इस तरह से कार्रवाई करना, इस तरीके से बात करना, जैसा कि इन्होंने बताया कि उस दिन पुलिस वालों ने जो वर्दी पहनी थी वो भी अस्त व्यस्त थी, यानी ठीक हालात में वो नहीं थे, ठीक से चल नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनका उत्पीड़न था या अमानवीय कृत्य उन वकीलों के साथ लॉकअप में जो हुआ वो बताने से भी कहीं ना कहीं ये झिझक रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घटना कितनी विभत्स रही होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।